हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्मार्ट वे आई टीचर डब्ल्यू नीट फाउंडेशन अकेडमी। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर हिमानी धिंगरा। ओके सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8 स्टूडेंट्स की है फॉर चैप्टर 1 दैट इज रैशनल नंबर्स। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, दिस इज पार्ट 2। सो जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके पहली वीडियो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके तो हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे पहली वीडियो में। हमने रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन कवर किया था, and then we have properties of addition under of rational numbers, and we have closure property, commutative law, associative law. We discussed all these properties in the previous video. Existence of additive identity, existence of additive inverse, बहुत important topic है. Finding additive inverse, subtraction of rational numbers under closure property, commutative law, associative law, किस किस property को वो satisfy करता है, subtraction किसको नहीं. And then we have one question and we have next slide, that is properties under subtraction, जो कि हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स के केस में सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या था कि अगर हम किसी दो नंबर्स का, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो दोनों नेचुरल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ओके सो एक नेचुरल नंबर लेट्स से हम कंसीडर करते हैं 1, दूसरा कंसीडर करते हैं 2। तो अगर हम 1 और 2 को माइनस करेंगे, 1 - 2 विच इज -1 एंड विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के अंडर नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। ओके एंड अगर यहीं पर अगर मैं एडिशन की बात करूं, अगर हम यहाँ पे एडिशन की बात करें तो क्या नेचुरल नंबर्स के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। मैं यहाँ पे ब्लॉक बना रही हूँ। ओके यहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो क्या एडिशन के केस में नेचुरल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। यस, आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लो, दोनों को ऐड करोगे तो वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। ओके सो एडिशन के केस में नेचुरल नंबर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगेन नेचुरल नंबर्स के केस में अंडर सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करती हैं, क्योंकि वही सेम बात, अगर हम ए को 1 ले लें, बी को 2 ले लें, तो 1 - 2 = -1 एंड 2 - 1 = 1 which is not they are not equal. Okay, but एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ओके 1 + 2 लिखें, 2 + 1 लिखें, इट इज इक्वल टू 3 only. ओके सो नेचुरल नंबर्स के केस में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में सेटिस्फाई करती है बट सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं करती है। सेम एज एसोसिएटिव, क्योंकि ए माइनस एसोसिएटिव क्या था कि अगर हम इनकी ग्रुपिंग करें एंड तब हम देखें कि ग्रुप करके इनका ऑर्डर चेंज करें, तब हम देखें कि इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। मतलब ए माइनस बी माइनस सी को पहले सब्ट्रैक्ट करें और फिर उसको ए में से माइनस करें, एंड देन ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करें, फिर उसको सी में से सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या उन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी? नहीं। ओके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए की वैल्यू 1 लीजिए, बी की वैल्यू 2 लीजिए, सी की वैल्यू 3 लीजिए। अगर आप रैशनल नंबर्स भी ले सकते हैं तो आप रैशनल नंबर्स भी एक बार देखिए। अच्छा नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 - 3 हो जाएगा -1। ओके माइनस माइनस विल बी +1, सो 1 + 1 विल बी 2। ओके यहाँ पर मैं एक बार लिख देती हूँ 1 माइनस दिस विल बी 2 - 3, एंड अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 1 माइनस -1 एंड दिस इज 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। ओके सो अगर हम यहाँ पे RHS प्रॉपर्टी देखें तो RHS प्रॉपर्टी में आपके पास हो जाएगा 1 - 2 and this will be -3. So 1 - 2 is -1 and -1 - 3 will be -4. So 2 is not equal to 4. तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में नेचुरल नंबर्स के अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, जबकि एडिशन में करेगी। एडिशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव में यहाँ पे a + b = b + a हो जाएगा, एंड एडिशन के केस में क्या हो जाएगा, a + b + c। मतलब पहले अगर हम b + c को ऐड करें फिर a को ऐड करें, देन दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम a + b को ऐड करें फिर +c को ऐड करें, तो ये तीनों इक्वली आएंगे, बिकॉज एडिशन के केस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके सो नेचुरल नंबर्स के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर एडिशन, एंड सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करती है। होल नंबर्स के केस में अगर हम देखें, होल नंबर्स में बस क्या डिफरेंस है नेचुरल नंबर से, बस यहाँ पे 0 और ऐड हो जाता है, रहते तो वही है।
ठीक है, बस 0 का ही फर्क होता है। तो सेम अगर हम 1 और 2 की बात करें तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है, जबकि एडिशन के अंदर करेगी। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी देखें, सिर्फ 0 का ही फर्क है, तो इसका मतलब वो नहीं करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, जबकि एडिशन में होल नंबर्स के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई करते हैं। इंटीजर्स के केस में देखा जाए क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, तो हम क्या देखेंगे कि कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं, 1 - 2 विच इज -1 विच इज अगेन ए इंटीजर। ओके, तो इतना फर्क नहीं पड़ा इंटीजर्स के केस में। सेम एडिशन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, बिकॉज 1 + 2 इज 3 एंड अगर हम कोई नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं, -2 + 3 ले लेते हैं, देन दैट विल बी 1 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। उस केस में भी आपका एडिशन के केस में इंटीजर अंडर इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी इंटीजर केस में फिर से सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि सेम वही चीज आपको a - b और b - a इक्वल नहीं होते हैं। अगर आप a को 1 ले लो, b को 2 ले लो, या b को -3 ले लेते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी ले लेते हैं, तो 1 - -3 विल बी 4 एंड यहाँ पर -3 - 1 विल बी -4। तो हमेशा इन दोनों में नेगेटिव का फर्क आएगा, तो इसका मतलब इनकी वैल्यूज इक्वल नहीं होगी। तो इंटीजर्स के केस में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता, जबकि एडिशन के केस में ये होल्ड करेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तब भी इंटीजर्स के केस में अंडर सब्ट्रैक्शन ही होल्ड नहीं करता, एडिशन के केस में करेगा। अगेन आप कोई भी 3 इंटीजर्स लेके यहाँ पर पुट कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा दैट a - b - c इज नॉट इक्वल टू a - b - c। राशनल नंबर्स के केस में देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, यस। सब्ट्रैक्शन के केस में जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लें, तो दो नेचुरल नंबर्स का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें, दो रैशनल नंबर्स ले लें, दो रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करें, तो वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ओके, सो रैशनल नंबर्स के केस में सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेम कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, क्योंकि अगर हम दो रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन लें तो वही आपका नेगेटिव का डिफरेंस आएगा दोनों के केस में। एसोसिएटिव लॉ में यही डिफरेंस आएगा कि क्योंकि हम a - b को जब सॉल्व करेंगे एंड फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे -c से, तो यहाँ पर आपके पास हमने रैशनल नंबर्स का केस देखा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती है। ओके, सो ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर सब्ट्रैक्शन इन रैशनल नंबर्स एंड कम्यूटेटिव इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, एंड इन केस ऑफ एडिशन वी हैव कम्यूटेटिव, क्लोजर एंड एसोसिएटिव तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो एडिशन के केस में सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे होल्ड करती है। Okay, so we move on to the next slide, that is multiplication of rational numbers. Same, आप किसी भी दो rational numbers का multiplication क्या होता है? अगर हम यहाँ पे कोई भी दो rational numbers consider कर ले a by b and p by q, अगर हमें इन दोनों का multiplication करना है तो इनका multiplication क्या होगा? न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो बस यहाँ पे हो जाएगा a into p which is ap, b into q which is bq. ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स अगर हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या वो एक रैशनल नंबर होगा? यस। हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। अगर मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया 2/3, लेट्स से वी हैव a as 2/3, एंड अगर कोई अनदर रैशनल नंबर ले लिया लेट्स से 5/7, तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? आपको न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 2 into 5 अपॉन डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3 into 7 विच इज इक्वल टू 10 upon 22 एंड विच इज अगेन अ रैशनल नंबर। सो दिस इज अ रैशनल नंबर, तो इसका मतलब आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपली यही है कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो एक रैशनल नंबर आएगा? यस, that will be a rational number. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें एंड अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दे, पहले a को b से मल्टीप्लाई करें फिर b को a से मल्टीप्लाई करें, तो क्या इक्वल होंगे? यस, इक्वल होंगे। आप इंटीजर्स के केस में ले सकते हैं कि अगर हम इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स कुछ भी ले सकते हैं, 1 into 2 करें एंड 2 into 1 करें, बात तो एक ही है। तो सेम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यही होगा। a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1/2, आप यहाँ पे ये वाला केस भी ले सकते हैं। b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3/4 ले लें,
तो a इंटू बी करेंगे, 1/2 इंटू 3/4 करेंगे, देन दिस विल बी इक्वल टू 3/8। एंड अगर हम b इंटू ए करें, 3/4 को पहले लिखे, 1/2 को बाद में लिखे, वो भी एक ही बात है, 3 इंटू 1 इज 3 एंड 4 इंटू 2 इज 8। सो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। तो इसका मतलब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम ग्रुपिंग वाला है ना, कि आपको यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर सी को मल्टीप्लाई करना है, एंड फिर यहाँ पे बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, एंड फिर ए से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इससे आप एक एग्जांपल भी देख सकते हो। तो यहाँ एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट्स से वी हैव अगेन वही सेम एग्जांपल कंसिडर करते हैं, a as 1/2, b as 1/3 एंड c as 1/4। ओके, सो पहले हमें क्या करना है, a इंटू बी करना है एंड फिर उसको c से मल्टीप्लाई करना है। तो करके देखते हैं, a है हमारे पास 1/2, b है हमारे पास 1/3 एंड फिर उसको c 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 इज 1 ओनली, 3 इंटू 2 इज 6 into 1/4, which is 1 into 1 is 1, 6 into 4 is 24. So we have 1/24. And अगर हम इनका ग्रुपिंग चेंज कर दें तब हमारे पास क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1/2। बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 1/3 इंटू 1/4 एंड वी हैव दिस एज 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू 4 इज 12 एंड वी हैव अगेन दिस इज इक्वल टू 1/24। तो इसका मतलब अगर हम इनकी ग्रुपिंग चेंज भी कर दे तब भी हमारे मल्टीप्लिकेशन पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, so associative property holds under multiplication of rational numbers. So we move on to the next slide, that is existence of multiplicative identity. जैसे हमने additive identity की बात की थी, सेम ऐसे multiplicative identity होती है। ये subtraction और division के केस में exist नहीं करती है, बस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, व्हाट आइडेंटिटी मीन्स व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई। पहले हमने ऐड किया था, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई टू द नंबर टू गेट द सेम नंबर, टू गेट द सेम नंबर। तो हम किसी नंबर के साथ, लेट्स से यहाँ पर मेरे पास नंबर है 2 ले लेते हैं, तो 2 के साथ मैं किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि वापस से मेरा सेम 2 ही आ जाए। तो हम 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 0 अगर आप करोगे, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी तो था आपके पास, क्योंकि हमें ऐड करना था तो वहां पे 0 आया था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में 2 इंटू 0 0 ना। सो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगी, यहाँ पे आइडेंटिटी होगी 1, बिकॉज 2 इंटू 1 इज 2। किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो सेम नंबर आता है। ओके, तो अगर आप कोई राशनल नंबर भी देखोगे, लेट्स से 2/3, तो 2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 2/3 आएगा, दैट इज 1। सो वी हैव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एज 1। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी वाज 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम एडिटिव इनवर्स की तरह, दैट इज व्हाट शुड we multiply to a number to get the identity। तो आइडेंटिटी लाने के लिए हमें नंबर से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आइडेंटिटी क्या है हमारी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे हम आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या है, 1। ओके, सो इसका मतलब 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज 1 आ जाए। तो 2 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 में हम 1 तो नहीं कर सकते, बिकॉज 2 इंटू 1 इज 2। ओके, तो 1 कैसे आ सकता है, अगर हम बाकी भी नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर हम 1/2 मल्टीप्लाई करें तब, बिकॉज 2 इंटू 1/2 विल बी 2 इंटू कैंसिल आउट एंड वी लेफ्ट विद 1। ओके, सो अगर हम जो हमारे पास नंबर गिवन है, अगर हम उसी का ही रेसिप्रोकल कंसीडर करें और उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज 1। ओके, सो इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलेंगे।
रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। तो अगर हम एक रैशनल नंबर की बात करें, जैसे कि 2/3 ले लेते हैं, तो 2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो हमारा जो 1/2 निकला है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। ठीक है, आपको बस क्या करना है, जो नंबर आपको गिवन है उसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट विल बी योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, बस आपको उसको उल्टा करना है। ओके, रेसिप्रोकेट करना है। सो 2/3 को हम रेसिप्रोकल, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 विल बिकम डिनोमिनेटर and 3 will become numerator. Then 2 and 2 cancel out, 3 and 3 cancel out, and we get this as 1. Okay, so I repeat, multiplicative identity होती है 1, मतलब कि अगर आप रैशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करो कि आपके पास सेम नंबर आए, दैट इज 1, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कि हम रैशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारी आइडेंटिटी दैट इज 1 आए, और वो क्या होगा, वो उस नंबर का रेसिप्रोकल होगा। ओके, गॉट इट। So we move on to the next slide, that is properties under multiplication. तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर नेचुरल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, सेम एज एडिशन। जैसे एडिशन की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी, वैसे मल्टीप्लिकेशन की भी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी। ओके, नेचुरल नंबर्स के केस में अगर हम 2 into 3 करें तो वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा, दैट इज 6। नेगेटिव तो आएंगे ही नहीं, जब तक हम नेगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे तब तक नेगेटिव आएंगे कैसे। होल नंबर्स के केस में अगर आप 0 भी कंसिडर कर रहे हो, 0 into 2 दैट इज 0 ओनली, एंड वो होल नंबर आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के केस में जब तक आप 0 कंसिडर नहीं करोगे तब तक वो 0 आएगा ही नहीं। ओके, सो होल नंबर्स के केस में हम कर सकते हैं तो वो आएगा भी। इंटीजर्स के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर आप नेगेटिव कंसिडर करोगे, जैसे -2 into 3 करा, दैट विल बी -6, एंड दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर क्लोजर का मतलब क्या है कि अगर हम दो इंटीजर्स ले लें, उनका मल्टीप्लाई करें, तो वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए, सो दैट विल बी अ इंटीजर। ओके, एन इंटीजर। रैशनल नंबर्स के केस में अगर, जैसे कि हमने अभी देखा, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल्स के केस में अंडर मल्टीप्लिकेशन सब होल्ड करता है। एसोसिएटिविटी के केस में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर्स, अंडर मल्टीप्लिकेशन सब होल्ड करता है। तो अब हम डिवीजन का देखते हैं कि डिवीजन में क्या फर्क पड़ता है। ओके, सो पहले हम यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, सो ओवर एडिशन हमारे पास हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम हमेशा 3 नंबर्स कंसीडर करते हैं, ए, बी और सी। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कैसे करते हैं कि अगर यहाँ पर आपके पास एक नंबर है ए, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहाँ पे दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, एंड अगर हम जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये आपका ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले मल्टीप्लाई आता है, फिर एडिशन पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है। तो अंदर यहाँ पे आपके पास एडिशन है, तो यहाँ पे ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पर जो भी साइन होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, बस वहाँ पे एडिशन की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब a इंटू बी, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, -a इंटू सी। अब इसको प्रूव करने के लिए कि क्या ये हमारा ट्रू है या नहीं है, इसके लिए हम 3 नंबर्स कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सो 3 नंबर्स लेट्स से हम वही अपने वाले कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज 1/2, 1/3 एंड 1/4। ये 3 नंबर्स हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अब हम यहाँ पे LHS देख लेते हैं, ठीक है। LHS मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड में, RHS मतलब जो लेफ्ट हैंड जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड मतलब RHS, लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS। ओके, सो LHS मतलब लेफ्ट में हमारे पास क्या है, A इंटू बी प्लस सी। ओके, सो वी हैव A एज 1/2, B एज 1/3, C एज 1/4। तो यहाँ पे आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब दिख रहा है। ओके, सो 1/2 इंटू, आपको पता है कि दो नंबर्स जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके, एंड क्योंकि 3 और 4 आपस में को प्राइम है तो 3 और 4 का एलसीएम विल बी 12। सो 3 के टेबल में 12 4 पे आता है, सो वी हैव 4
1 into 4 is 4. 4 के टर्म में 12 3 पे आता है. 1 into 3 is 3. So we have this as equal to 1 by 2 into 4 plus 3 is 7 by 12 and we have this as equal to 7 by 24. तो ये हमारा LHS की वैल्यू आई है. अब हम RHS देखते हैं कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं. तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता तो है, लेकिन क्या ये आपस में इक्वल आते हैं तो देख लेते हैं. तो A into B प्लस A into C हमें कैलकुलेट करना है. वी हैव A as 1 by 2, B as 1 by 3, A as 1 by 2, C as 1 by 4. तो इसको जब सॉल्व करेंगे पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर आपको इन दोनों को सॉल्व करना है. बोर्ड मास पता है ना, पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, फिर आपका एडिशन. तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 by 6 प्लस 1 by 8. एलसीएम लेंगे तो 6 और 8 का एलसीएम विल बी 24. 6 के टर्म में 24 आता है 4 पे. 1 into 4 is 4. 8 के टर्म में 24 आता है 3 पे. 1 into 3 is 3. So 4 plus 3 is 7 by 24. So we have LHS equal to RHS. Yes. तो इसका क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखाइए कि क्या इस क्वेश्चन में होल्ड कर रही है या नहीं कर रही. ओके, नेक्स्ट सेम कि ये मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये सब्ट्रैक्शन में होल्ड करता है नहीं करता, ये भी देख लेते हैं. सेम यही एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं. 1 by 2, 1 by 3 एंड 1 by 4. तो अगर हम LHS कंसीडर करेंगे दैट इज A into B minus C, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 by 2 into 1 by 3 minus 1 by 4. सो दिस इज इक्वल टू 1 by 2 1 by 3. सेम सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा. 3 और 4 का एलसीएम विल बी 12 ओनली. So we have 3 into 4 is 12, 4 into 3 is 12. So we have 1 by 2 and 4 minus 3 is 1 by 12 which is equal to 1 by 24. ये ध्यान देना, ये डायरेक्ट नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे 1 है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बिकॉज 3 into 4 and 1 into 4 is 4. अगर यहाँ पे कोई नंबर होता 5 होता तो 5 into 4 मल्टीप्लाई होता. ओके, तो ये ध्यान से आपको लिखना है. RHS कैलकुलेट करते हैं कि क्या उसकी वैल्यू भी 1 by 24 आ रही है नहीं आ रही. सो वी हैव A into B minus A into C. तो A is 1 by 2, B is 1 by 3, A is 1 by 2, C is 1 by 4. अगेन ब्रैकेट्स पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. सो दिस इज 1 by 6 minus 1 by 8. इसको सॉल्व करेंगे. 6 और 8 का एलसीएम इज 24. 6 into 4 is 24. 8 into 3 is 24 and we have this is also equal to 1 by 24. So आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के केस में भी होल्ड कर गया. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स. डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं A अपॉन बी एंड P अपॉन Q, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का डिवीजन कैसे होगा. सिंपली यहाँ पर आपके पास जैसे A by B है, आपको डिवाइड करना है P by Q से. तो इनका डिवीजन कैसे होता है कि फर्स्ट और फोर्थ आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सेकंड और थर्ड आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. सो दिस इज इक्वल टू A इंटू Q अपॉन B इंटू P. या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि A अपॉन B को और P अपॉन Q को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो A अपॉन B को तो ऐसे लिख दो, बट P अपॉन Q का आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. ठीक है, या तो आप इस तरीके से समझ लो या फिर आप इस तरीके से समझ लो कि इन चारों को डिवाइड करके फर्स्ट और फोर्थ आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सेकेंड और थर्ड आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ओके, सो A इंटू Q अपॉन B इंटू P. तो यहाँ पे आपके पास P अपॉन Q बस रेसिप्रोकल होके आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी के केस में क्या डिवीजन होल्ड करता है या नहीं करता. ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी के केस में डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स होल्ड नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि हमें ये देखना है क्लोजर प्रॉपर्टी में कि क्या A by B भी एक रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे A by B आपका क्या हो सकता है, जैसे कि हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि A और B न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपके इंटीजर्स हो सकते हैं. अच्छा एक बात बताओ, इंटीजर्स में तो जीरो भी आ सकता है ना, जीरो आ सकता है. तो इसका मतलब आपका B जीरो हो सकता है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने कुछ यहाँ पे आपके पास कंडीशन नहीं लगाई ना कि आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा. वो तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है. ठीक है, रैशनल नंबर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास A अपॉन मतलब डिवीजन आपके पास क्या होता है A अपॉन B. तो अब हमें ये देखना है कि क्या A अपॉन B रैशनल नंबर है या नहीं है.
क्योंकि b एक इंटीजर है तो इंटीजर 0 भी हो सकता है एंड a बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन नॉट होल्ड इन रैशनल नंबर। क्लियर? कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, ठीक है, और अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या ये इक्वल होंगे? ऑब्वियसली नॉट, है ना। अगर मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू 2 ले ली, मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया 1/2, तो क्या 1/2 और 2/1 इक्वल है? नहीं, है ना। 1/2 इज हाफ एंड 2/1 इज 2, है ना। ये 2/3 और 3/2 इक्वल है? नहीं, 2/3 इज 0.667, है ना, एंड 3/2 इज 1.5, तो ऑब्वियसली इन दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन रैशनल नंबर्स के केस में होल्ड नहीं करता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, a डिवाइडेड बाय b डिवाइड बाय c, क्या ये इक्वल होगा? अगर हम इन दोनों की ग्रुपिंग चेंज कर दें, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, इस केस में भी नहीं होगा। कैसे? इसको हम अभी देखते हैं। ओके, सो वही एग्जांपल ले लेते हैं, a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू 1/3, c इक्वल टू 1/4। ओके, तो हमें देखना है कि क्या a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, a डिवाइड बाय b एक साथ करके डिवाइड बाय c के इक्वल है या नहीं है। तो देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c का मतलब क्या है कि 1/3 डिवाइडेड बाय 1/4, है ना। तो डिवाइडेड बाय 1/4 का मतलब क्या है? मल्टीप्लाइड बाय उसका रेसिप्रोकल, 1/4 का रेसिप्रोकल विल बी 4/1, है ना। सो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर से साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ। सो 3 इंटू 1 इज 3। फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/2 डिवाइड will change to multiply, 4/3 will change to 3/4. Okay, so we have 3 into 1 is 3, 4 into 2 is 8. तो इसका आंसर आया 3/8। ओके, अब नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं, पहले a और b की ग्रुपिंग करते हैं, फिर इसको c से डिवाइड करते हैं। तो a और b को जब डिवाइड करेंगे तो a is 1/2, ठीक है, डिवाइड मतलब डिवाइड विल चेंज टू मल्टीप्लाई, एंड b जो आपके पास 1/3 है दैट विल रेसिप्रोकल, ठीक है, उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1/3 will change to 3/1, okay, divided by c is 1/4. So this is equal to 3/2 divided by 1/4. So we have this is equal to 3/2. Okay, divide will change to multiply, 1/4 will be changed to 4/1, and we have this is equal to 2 into 2 is 4 and 3 into 2 is 6. So these two values are not equal. तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में होल्ड नहीं करता है। सो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c नॉट होल्ड। ओके, सो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही ऐसे हैं जिसमें सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती है। रैशनल नंबर्स के केस में, नेचुरल नंबर्स के केस में, इंटीजर्स के केस में, होल नंबर्स के केस में सारी प्रॉपर्टी, तीनों के तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होती है, इसलिए वहां पे आइडेंटिटी और इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है ना। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन के केस में फिर भी यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। सब्ट्रैक्शन के केस में रैशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है, बट डिवीजन के केस में तो तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 2/5 इंटू -3/7 -1/14 इंटू -3/7 इंटू 3/5। ओके, वैसे तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। उस केस में पहले ब्रैकेट सॉल्व करने और फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो आपको वैसे देखना है, बट किस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 2/5 इंटू -3/7, सो दिस इज -1/14 एंड दिस इज -3/7 इंटू 3/5। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, ठीक है। एक तो सिंपल ये तरीका है, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू -3 इज -6/7 इंटू 5 इज 35, -1/14 and 3 into 3 is 9/35. Okay, and we'll take the LCM of these three, मतलब 35 तो सेम हो गया, तो 35 और 14 का अगर हम LCM लेंगे, so we have
किससे पहले 7 से कर लें. 7 5 is 35, 7 2 is 14, and we have 2. 5 will be remain as it is, and 2 into 1 is 2, and 5 1 and 1. So we have 7 into 5 into 2 is 10, and 10 into 7 is 70. Okay, तो आपका LCM आ गया 70. So 35 into 2 is 70, and we have minus 6 into 2 is minus 12. 14 के टेबल में 70 will be 5 पे जाएगा. 14 into 5 is 70, and तो इसका मतलब 1 into 5 is 5. So minus 1 into 5 is 5, and 35 2s are 70, so we have 9 into 2 is 18, and after solving this we get this as 18 plus 12 is 30, and 30 plus 5 is minus 35 upon 70, and which is equal to minus 1 by 2. Okay, so इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मेंशन किया गया हो कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी 3/7 आ रहा है, एंड यहाँ पे भी 3/7 आ रहा है. ठीक है, तो हम पहले इनको, और ऑप्शन विल बी, तो हम पहले इनको कंबाइन करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं पहले. तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू माइनस 3/7, एंड ये हो जाएगा माइनस 3/7 इंटू 3/5, एंड माइनस 1/40. ओके, सो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 3/7 एंड माइनस 3/7, है ना. जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि a इंटू बी प्लस सी कैन रिटन एज a इंटू बी प्लस a इंटू सी. तो इसका मतलब अब ये समझ लो कि ये a है, और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अगर हम इसको कॉमन ले लें माइनस 3/7 को, है ना, तो माइनस 3/7 को कॉमन ले लो, तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, दिस विल बी 2/5. ठीक है, अब ये पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 3/5 लेफ्ट हो जाएगा, है ना, एंड दिस इज माइनस 1/40. ओके, सो माइनस 3/7 विल रिमेन एज इट इज, एंड 2/5 प्लस 3/5 को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना. सो 5 and 5 का एलसीएम विल बी 5. 3 plus 2 is 5, माइनस 1/14, एंड 5 and 5 विल बी कैंसिल आउट. फिर 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, तो वी हैव दिस एज 14. फिर 7 के टेबल में 14 2 पे आता है, 3 into 2 is 6, so this is minus 6. 14 के टेबल में 14 1 पे आता है, minus 1 into 1 is 1, so we have minus 1. This is minus 7/14, and which is equal to minus 1/2. So this is easy method, yes. Okay, so अगर आपको यहाँ पे बोला गया हो स्पेशली कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप यही मेथड यूज करोगे, सेकेंड वन. अदरवाइज यू कैन यूज द फर्स्ट वन. ओके, जो इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन. ओके, सो नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं, ये तो पता ही है, बिकॉज नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर सबको प्लॉट कर सकते हैं, है ना. एंड किसी भी दो नेचुरल नंबर्स या किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं कि आप गिन भी नहीं सकते कितने रैशनल नंबर्स होते हैं. जैसे आप स्टार्स को नहीं गिन सकते ना, उसी तरीके से आपके पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, अब हमें 11/8 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, कि हम नंबर लाइन पे कैसे बताएंगे कि 11/8 कहाँ पर है. ओके, सो सबसे पहले इस 11/8 को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है. ओके, सो व्हाट इज दिस 11/8? दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एंड उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, है ना. अगर आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं होता है. तो 11/8 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में? मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस तरीके से लिखते हैं, है ना. तो 11/8 को हम पहले यहाँ पे डिवाइड करते हैं. ठीक है, 8 यहाँ पे स्मॉलर है, so that will become divisor and 11 will become dividend. Okay, so 8 into 1 is 8. 11 में से 8 गए, this will be 3. Okay, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे क्वोशिएंट is 1. ठीक है, रिमाइंडर, या फिर इसे प्लस करके भी लिख सकते हैं. मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम इस तरीके से लिखते हैं, रिमाइंडर इज 3
एंड डिवाइजर इज 8। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 3/8। ओके, तो जब भी आपको किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो पहले उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो। ओके, सो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 + 3/8। ओके, सो क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर क्या होता है कि ये 1 आपका होल पार्ट है एंड 3/8 आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, सो नंबर लाइन पे हम किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास आएगा 0, यहाँ पे आपके पास आएगा 1 एंड दिस इज 2। ओके, एंड 3 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा -3। मैंने 1 और 2 के बीच में ज़्यादा गैप क्यों बनाया? ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको 11/8 को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको 1 प्लस पर जाना है ना, मतलब 1 के आगे यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब कितना देखना है आपको? 3/8 फ्रैक्शनल पार्ट देखना है ना। 3/8 का मतलब क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी होगा आपको, जैसे क्योंकि 1 प्लस है तो इसका मतलब 1 के बाद ही हमें इसे प्लॉट करना है। ओके, अब 8 मतलब आपको यहाँ पे टोटल 8 इक्वल इंटरवल्स बनाने है ना। तो यहाँ पे हम 8 इंटरवल्स बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, दिस इज 7। ओके, यहाँ पे हम ओके, सो दिस इज इट। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। ओके, तो इसका मतलब 1 और 2 में हमने 8 इक्वल इंटरवल्स बना लिए। ठीक है, तो ये भी आपके पास कितना हो गया, मतलब ये 1 और 2 के बीच में ये आपका 1/8 पोर्शन हो गया है ना, मतलब 1 + 1/8 हो गया है ना। ये आपका हो गया 1 का 2/8 पोर्शन हो गया है ना, और ये आपका 1 का 3/8 पोर्शन हो गया। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट आएगा आपका, ये पॉइंट आपका क्या आएगा कि 1 + 3/8 पोर्शन। ठीक है, 1 मतलब पहले आपको होल पार्ट कंसिडर करना है। ठीक है, प्लस आपको 8 इक्वल इंटरवल्स करके जो आपका थर्ड पॉइंट होगा दैट विल बी 3/8। अगर यहाँ पे 3/10 होता तब आप 10 इक्वल इंटरवल्स करते, अगर यहाँ पे 3/14 होता तब आप 14 इक्वल इंटरवल्स करते हैं, देन थर्ड पॉइंट आप वहां पे मार्क करते हैं, दैट विल बी 1 3/14। ओके, सो अब यहाँ पे अगर एडिशन था तो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता 1 माइनस होता तब आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं। ओके, सो यही हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है। -5/2 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना तो -5/2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? -5/2 कैन बी रिटन एज, सो -5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको 2/5 को अगर हम नॉर्मल डिवाइड करके देखें, ओके, सो ये हो जाएगा 2 × 2 इज 4 एंड 5 - 4 इज 1/2। ओके, तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ 5/2 माइनस को बाहर ले लेते हैं, 5/2 को अगर हम रिप्रेजेंट करें क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर या क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्म में, तो क्वोशिएंट इज 2, ओके, प्लस रिमाइंडर इज 1 एंड डिवाइजर इज 2। अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये होगा। ओके, अब माइनस अगर बाहर है तो ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस आता तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, तो अभी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2 एंड दिस इज -1/2। ओके, क्लियर? तो -5/2 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले हमें देखना है कि हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड फिर उसको हम नंबर लाइन पे यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर हमारा जो होल पार्ट है वो है -2। ओके, तो -2 से, क्योंकि माइनस है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस होगा तो आपका राइट हैंड साइड पे जाना है, माइनस होगा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 0, ओके, ये हो जाएगा -1 एंड ये हो जाएगा -2 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपके पास -3। ओके, एंड दिस विल बी 1 एंड 2। ओके, सो -2 से हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा, इसका मतलब इधर साइड जाना पड़ेगा। ओके, एंड 1/2 जाना है। 1/2 मतलब पहले तो आपको -2 और 3 के बीच में डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो 2 इक्वल इंटरवल्स बनाने। ठीक है, क्योंकि हाफ मतलब
1/2 मतलब हाफ, हाफ मतलब 0.5 है ना, तो मतलब -2.5 ही हुआ ना ये। ठीक है, तो आपको -2 और -3 के बीच में यहाँ पर जो भी आपको नंबर मिलेगा दैट विल बी -5/2, क्योंकि -2 से हम एक तो लेफ्ट गए हैं, ठीक है, और लेफ्ट कितना लेफ्ट गए हैं, हाफ लेफ्ट गए। सो दिस इज इक्वल टू -5/2, सो वी हैव दिस एज -5/2 ऑन द नंबर लाइन। ओके, क्लियर? Okay, so we have next topic as inserting rational number between two given rational numbers. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो rational numbers के बीच में आपके पास बहुत सारे infinite rational numbers होते हैं। तो अगर हमें निकालने के लिए बोल दिया जाए कि अगर हमें दो rational numbers के बीच में rational number find करना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? So between any two rational numbers there are infinitely many rational numbers. Infinitely मतलब बहुत सारे, जिसको आप नहीं गिन सकते, बहुत सारे rational numbers. So it is known as property of denseness of rational number. Property of denseness मतलब dense मतलब जैसे घना जंगल होता है ना, पेड़ों के बीच में पेड़, पेड़ के बीच में पेड़, उसी तरीके से रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर, फिर रैशनल नंबर, फिर रैशनल नंबर। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर मिलेगा, फिर उसके बीच में रैशनल नंबर मिलेगा, तो आपके पास ऐसे इनफाइनाइटली होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर लेट्स से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ओके, तो हमने यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स ले लिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर जैसे कि मैं आपसे बोलूँ 2 और 3 के बीच में मुझे कोई नंबर बताओ, ठीक है, तो आप 2 और 3 के बीच में मुझे क्या नंबर बताओगे? 2.5 बता दोगे, 2.6 बता दोगे, इसी तरीके से बताओगे, है ना। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा 2.5, या 1 और 2 के बीच में 1.5, है ना। तो हमेशा आप मिड वैल्यू कंसीडर करते हो। सेम इसी तरीके से अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, अगर जैसे हमें दो नंबर्स गिवन है 1/4 1/2, तो उसके बीच में हम एक मिड वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 1/4 और 1/2 के बीच में अगर आपको कोई रैशनल नंबर चाहिए तो आप इसका मिड पॉइंट देख लो। ठीक है, तो 1/4 और 1/2 का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट मतलब दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम इज 4। ओके, सो 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, तो 1 × 2 इज 2, सो वी हैव 2, एंड यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + 1 इज 3 अपॉन में 8। ये 2 कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड हो रहा है तो फिर ये रेसिप्रोकल होके मतलब मल्टीप्लाई होके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके इसका रेसिप्रोकल मतलब आपके पास यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 3/8। Okay, so we have two rational numbers, one rational number between 1/4 and 1/2 is 3/8। Okay, तो हमने यहाँ पे देखा कि 1/4 और 1/2 के बीच में जो राशनल नंबर आया 3/8 आया, तो हमें एक और राशनल नंबर चाहिए। तो क्या हम इन दोनों के बीच में नहीं निकाल सकते, या फिर इन दोनों के बीच में नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 और 3/8 के बीच में राशनल नंबर कौन सा होगा? 1/4 + 3/8 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। ठीक है, तो 4 and 8 का एलसीएम विल बी 8। ओके, 2 as it is। Okay, because 2/1 का रेसिप्रोकल is 1/2, that's why we are writing this as 1/2। Okay, so 4 और 8 का एलसीएम is 8, 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे, and we have 3, so we have this as equal to 5/16। तो इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर होगा that will be 5/16। और अगर आपको 3/8 और 1/2 के बीच में रैशनल नंबर चाहिए तो वो भी हम देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/8 + 1/2 divided by 2, and this is equal to, the LCM will be 8, and this will be 3 + 2 × 4 is 8, so 4, and we have 7/16। okay, तो इन दोनों के बीच में भी जो रैशनल नंबर होगा that is 7/16। अगर आपको और फाइंड करना हो तो आप फिर से 1/4 और 5/16 के बीच में फाइंड कर सकते हैं, फिर आप 3/8 7/16 7/16 और 1/2। ओके, तो बाकी सबके जो भी दो नंबर्स आपको गिवन होंगे बस उनका मिड पॉइंट निकालो, आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। फिर आपका वो नंबर आ गया, फिर उन दोनों के बीच में आपके पास मिड पॉइंट आएगा, वो आपका रैशनल नंबर आ गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 3/4। ओके, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ,
अब 10 फाइंड करना है, 10 में तो आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर बहुत ज्यादा आपको नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। तो जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उससे पहले तो सेम बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे 3/4 है। तो 3/5 और 3/4, तो इनको डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे बना सकते हैं, सेम मतलब सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 4 क्योंकि को प्राइम है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब भी को प्राइम नंबर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि सिंपल आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द एलसीएम। तो 5 into 4 is 20, ओके। तो 5 और 4 का एलसीएम विल बी 20, ओके। सो यहाँ पर आपके पास इन दोनों का एलसीएम होगा 20। तो अब 5 में 25 को 20 लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जिस नंबर से हमें डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है सेम उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 into 3 is 12। 4 के टर्म में 20 किस पे आता है, 5 पे आता है, ओके। सो सेम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 5 is 15। अब डिनोमिनेटर्स तो सेम हो गए, बट क्या इनके बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं, मतलब 12/20 और 15/20 के बीच में आपके पास कितने रैशनल नंबर्स होंगे, बीच में आपको चाहिए, ठीक है। आप 12/20 15/20 को इंक्लूड नहीं कर सकते, आपको बीच में चाहिए, बिटवीन चाहिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ 3 ही आएंगे, 13/20, सॉरी 2 ही आएंगे, 13/20 एंड 14/20, बस 2 ही रैशनल नंबर्स हैं। तो 10 रैशनल नंबर्स कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो 10 रैशनल नंबर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका मल्टीपल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, जिससे आपके पास 10 रैशनल नंबर्स आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो 2 से जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर में भी करा, ठीक है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 12 into 2 will be 24 and 20 into 2 will be 40। सेम 20 into 2 will be 40 and 15 into 2 will be 30। अगेन आपके पास 10 तो नहीं आएंगे, है ना, 25 26 27 28 29 5 आएंगे, ठीक है। तो अब 2 से ना करके हम 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, तो हम 5 से कर लेते हैं, है ना। 4 से भी करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अगर 4 से करके देखते हैं तो 12/20 into 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा 12 into 4 is 48 अपॉन में 80, है ना। एंड 15/20 को 4 से करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 15 into 4 is 60 अपॉन में 80। अब तो आ जाएंगे 10 तो आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 49/80। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है उसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो 49/80, 50/80, ठीक है, ये हो जाएगा 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, ठीक है। तो इनके बीच में आपके पास जितने भी नंबर्स हैं आपको 10 लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10, ओके। सो आपके पास 10 रैशनल नंबर्स इस तरीके से आ सकते हैं। पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद पहले हमें देखना है कि उतने रैशनल नंबर्स उसके बीच में आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपको एलसीएम सेम बनाना है ना। तो अब यहाँ पर तो एलसीएम सेम आ गया, ठीक है। तो दोनों का आपको सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर वहां पे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो नीचे भी आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों को मतलब मैं इन दोनों की बात करूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की नहीं, दो अलग अलग नंबर्स की बात करूं, दोनों को आपको सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से करना है तो 2 से, 3 से, 4 से, सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर द डे, फॉर द क्लास, ओके। सो thank you for the class. So our chapter 1, that is rational numbers, is completed, okay, NEET class. एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, अभी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम के लिंक सेंड किए हैं। आप फ्री में अपने कोई भी मैथ्स और साइंस के डाउट्स पूछ सकते हो। दिस इज फॉर क्लास 8 to 12th IIT एंड नीट लेवल स्टूडेंट्स ऑल्सो।
तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपने फ्री में कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं. सो बी अ स्मार्ट इन ऑफ द स्मार्ट वे अकेडमी. ओके, सो अगर आपको और भी किसी चैप्टर की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्मार्ट वे अकेडमी. ओके, सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.